हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने लेकर हाजिर हो चुका हूँ 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी सी परिभाषाएं, विभिन्न प्रकार के एंथैल्पी परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। ये एंथैल्पी परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, केवल इनकी परिभाषाएं आप लोगों को ध्यान रखनी है और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना है। देखिए, बात कर चुके थे अपन 5 परिभाषाओं के बारे में, 5 प्रकार की एंथैल्पियों के बारे में। अब बात करेंगे अपन छठे प्रकार की एंथैल्पी, और वो है अपनी जालक एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी। अब बात करते हैं कि ये जालक एंथैल्पी क्या होती है, जालक ऊर्जा क्या होती है। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है। कोई 1 मोल आयनिक ठोस लेना है। क्या लेना है? 1 मोल आयनिक ठोस लेना है। आयनिक ठोस मतलब जैसे NaCl। NaCl क्या है? आयनिक है ना। उसका क्या लेना है? 1 मोल ठोस लेना है। तो उस 1 मोल आयनिक ठोस को उसके गैसीय आयनों में तोड़ने के लिए, पूरी तरह से उसके गैसीय आयनों में उसको तोड़ दिया जाए, तो उस समय जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बोलेंगे क्या? जालक एंथैल्पी। यानी 1 मोल गैसीय, 1 मोल आयनिक ठोस को उसके अवयवी गैसीय आयनों में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक एंथैल्पी क्या कहलाती है? जालक एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है ना। और इस जालक एंथैल्पी का जो मान ज्ञात किया जाता है वो एक चक्र के माध्यम से ज्ञात करते हैं, और उसका नाम होता है बोर्न-हैबर चक्र। अब क्या होता है ये बोर्न-हैबर चक्र, इन सब के बारे में चर्चा अपन यहाँ पर शुरू करते हैं। तो ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले परिभाषा यहाँ पर लिखेंगे अपन कि 1 मोल आयनिक ठोस, 1 मोल आयनिक ठोस, 1 मोल आयनिक ठोस जो होता है को उसके गैसीय आयनों में, आयनिक ठोस को उसके गैसीय आयनों में, उसके गैसीय आयनों में परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए आवश्यक, परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक एंथैल्पी कहते हैं। जालक एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? जालक एंथैल्पी कहते हैं। और ध्यान रखें, इसका मापन बोर्न-हैबर चक्र, बोर्न-हैबर चक्र द्वारा किया जाता है। बोर्न-हैबर चक्र द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब इस बोर्न-हैबर चक्र के बारे में बात करें, किया जाता है। और ध्यान रखिए, ये बोर्न-हैबर चक्र है ना, ये हेस के नियम पर आधारित है। मैं आपको बता चुका हूं हेस का नियम क्या होता है। ठीक है ना। तो ये किस पर आधारित है? हेस के नियम पर आधारित है। तो यहां पर एक और चीज लिख लेते हैं, जो हेस के नियम पर, हेस के नियम पर आधारित है, आधारित है। ठीक है भाई। तो ये तो इसके बारे में एक सामान्य सी बात हो गई है। अब क्या होता है बोर्न-हैबर चक्र, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन यहाँ पर कर लेते हैं भाई। ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग इसको समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर बनाना अपन शुरू करते हैं। क्या होता है आपका बोर्न-हैबर चक्र, ध्यान से आप लोग कोशिश करेंगे बनाने की, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इसको। Na+ गैसीय अवस्था में है। ठीक है, उसके बाद Cl ये भी
गैसीय अवस्था में है। ठीक है, इस प्रकार से डेल्टा एच Eg स्टैंडर्ड, इसका मान क्या होता है, किस प्रकार से ये आया, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले आप लोग इसको बना लें अच्छे से। 648.6 किलो जूल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये बदलेगा किसमें, Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, ये सब गैस अवस्था में है भाई, गैस अवस्था में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो इसको थोड़ा सा नीचे आप लोग लेके आएंगे इस प्रकार से, इस तरह से। ये है डेल्टा एच लैटिस यानी जालक, ऊर्जा के बारे में बात हो रही है ना, मानक है सब, इसलिए स्टैंडर्ड अपन लगा देते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर है NaCl ठोस, NaCl ठोस अवस्था में है, इस तरह से। ठीक है, चलो आगे अपन बढ़ते हैं और इस प्रकार से देखो, NaCl जो है ये परिवर्तित होगा किसमें, तो ये परिवर्तित होता है आपका इस प्रकार से, NaS प्लस हाफ Cl2 गैस में। ठीक है, और यहाँ पर होती है डेल्टा HF। ठीक है, स्टैंडर्ड होता है, मान ध्यान रखना है, इसका मान होता है -411.2 किलो जूल। ठीक है, इसके बाद अब अपन बात करते हैं यहाँ पर, इसके बाद आगे की तरफ। तो देखो अगली बात आती है, ये परिवर्तित होगा Na प्लस गैस प्लस हाफ Cl2 गैस में। ठीक है ना, यहाँ पर जो ऊर्जा काम आती है ये होती है डेल्टा H सब्लिमेशन, और इसका मान होता है प्लस के 108.4 किलो जूल है। ठीक है, इसके बाद आगे अपन चर्चा करें तो देखो अगला होता है यहाँ पर इस प्रकार से, जो है आयनाइजेशन ऊर्जा अपन यहाँ पर बोलेंगे Na प्लस गैस प्लस हाफ Cl2 गैस, हाफ Cl2 गैस। ठीक है, हाफ Cl2 गैस। ठीक है ना, इस प्रकार से। उसके बाद आगे और लास्ट पॉइंट होगा यहाँ पर हाफ डेल्टा H बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अच्छा, यहाँ पर जो है एक चीज़ अपनी छूट गई है, आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि डेल्टा HI, इसका मान होता है प्लस 496.6 किलो जूल। ठीक है, ये इसका मान होता है। और बात करें अपन यहाँ पर, 1 मिनट, 499 है भाई ना, थोड़ा सा सही कर लेना इसको, 499 है। ठीक है, और ऊपर हो जाएगा प्लस के 121 प्लस का 121 ये बस 121 किलो जूल। ठीक है ना, तो ये सारे मान आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दिए हैं इस प्रकार से। और ये जो चीज़ आपको दिख रही है
ये है बोर्न-हैबर चक्र। ये कौन है? बोर्न-हैबर चक्र है। अब देखो भाई, मैंने आप लोगों से क्या बोला है? मैंने आप लोगों से बोला है कि यहाँ पर जालक एंथैल्पी, जालक एंथैल्पी में आप लोगों को क्या बोला है? ध्यान से इसको समझेंगे अब आप लोग। देखो, जालक एंथैल्पी में क्या बोला गया है कि एक मोल आयनिक ठोस को उसके गैसीय आयनों में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को अपन जालक एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है भाई। अब सुनो, ये एक मोल आयनिक ठोस है NaCl। ठीक है, ये एक मोल आयनिक ठोस है NaCl। अब सुनो, इस एक मोल आयनिक ठोस NaCl जो है, इसको अपन क्या कर रहे हैं? इसको अपन यहां से तोड़ेंगे, फ्यूजन करेंगे, विखंडन करेंगे इसका। ठीक है ना। अब देखो, जैसे ही इसका विखंडन किया जाता है तो इसके विखंडन के परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा की आप लोगों को यहाँ पर आवश्यकता है तोड़ने के लिए, डेल्टा H फ्यूजन, वो कितनी है? माइनस के 411.2 किलो जूल है। इतनी ऊर्जा इसको मिलते ही ये Na सॉलिड और हाफ Cl2 गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब क्या होता है? ये जो सॉलिड है, यानी कि ये जो Na ठोस बना है, इसको क्या करना है? गैस में परिवर्तित करना है। अब आपको पता है, ठोस को सीधे गैस में बदलने के लिए ऊर्ध्वपातन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सब्लिमेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जैसे ही इसको सब्लिमेशन एनर्जी दी जाएगी, यानी कि डेल्टा H स्टैंडर्ड सब्लिमेशन एनर्जी जब इसको दी जाएगी, कितनी? 108.4 किलो जूल ऊर्जा इसको मिलते ही ये सॉलिड जो होता है ये किसमें बदल जाएगा? एक मिनट, हाँ, ये सॉलिड जो होता है ये बदल जाएगा किसमें? गैस में परिवर्तित हो जाएगा। और ये तो ऑलरेडी गैस था। ठीक है ना। तो ये सॉलिड किसमें बदल गया? गैस में परिवर्तित हो गया। अब ये जो गैस वाला है, ये जो Na गैस बना है, इसको बदलना है किसमें? आयन में, यानी कि इसको सोडियम आयन में बदलना है। अब आयन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? Na को Na प्लस में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या होती है? आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये। ठीक है, आयनन ऊर्जा देते ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर ये Na प्लस गैस में परिवर्तित हो जाएगा। हाफ Cl2 तो पहले से गैस था। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो हाफ Cl2 है, इसको बदलना है किसमें? Cl में बदलना है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे? यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ये। ठीक है ना, बॉन्ड को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। तो Cl2 के बीच बंध को तोड़ते ही क्या बन जाएगा? देखो क्या बन जाएगा? Na प्लस गैस और Cl गैस। भाई Na प्लस गैस तो यहाँ पर था ही सही। ठीक है, ये Cl2 किसमें बदल जाएगा? Cl गैस में परिवर्तित हो जाएगा। और अब क्या करना है? इस Cl को बदलना है Cl माइनस में, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। और जैसे इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस ग्रहण करने पर मुक्त हुई ऊर्जा क्या होती है? आयनन एंथैल्पी, सॉरी बोलेंगे अपन इसको बंद ऊर्जा, या इसको क्या बोलेंगे अपन? एक और चीज इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर मुक्त हुई ऊर्जा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उसको बोलते हैं अपन, या इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो मुक्त हुई ऊर्जा कितनी है? 348.6 किलो जूल प्रति मोल है। और उससे क्या बन गया? Na प्लस गैस बन गया, Cl माइनस गैस बन गया। तो ये क्या करेगा? ये दोनों के दोनों मिलकर वापस NaCl ठोस का निर्माण कर लेंगे। तो Na प्लस और Cl माइनस के मिलकर NaCl ठोस बनाने की प्रक्रिया में जो एनर्जी परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? डेल्टा H स्टैंडर्ड लैटिस कहते हैं, यानी जालक ऊर्जा कहते हैं। अब सुनो ध्यान से, हेस का नियम क्या बोलता है? हेस का नियम बोलता है कि एक पद में अभिक्रिया संपन्न हो, या चाहे वो अनेक पदों में संपन्न हो। भाई अभिक्रिया मुख्य कौन सी है? ये वाली अभिक्रिया है मुख्य अभिक्रिया। Na प्लस गैस Cl माइनस गैस से किसका निर्माण होना? NaCl का निर्माण होना, ये मुख्य अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये एक तो इस प्रकार से एक पद में संपन्न हो सकती है, और यही अभिक्रिया इतने सारे पदों में भी संपन्न हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने हेस का नियम में क्या बताया था कि चाहे अभिक्रिया एक पद में संपन्न हो, चाहे एक से अधिक पदों में संपन्न हो, वहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। मतलब यहाँ पर जो एंथैल्पी परिवर्तन हुआ वही इन सब पदों में हुए वाले एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होगा।
ठीक है भाई। तो इसी चीज़ को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपन यहाँ पर लिखना। देखो भाई, यहाँ पर फॉर्मेशन एनर्जी जो होगी, यानी कि इस NaCl के निर्माण के लिए जो एनर्जी यहाँ पर होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, ये थोड़ा सा जो है ना, इसको आप लोग जो है यहाँ पर इस प्रकार से चिन्ह को चेंज कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो Na सॉलिड और Cl2 गैस से क्या बना है, NaCl का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपन लैटिस एनर्जी निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। डेल्टा H फॉर्मेशन बराबर क्या हो जाएगा, सभी ऊर्जाओं का योग करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या आएगी, डेल्टा H स्टैंडर्ड सब्लिमेशन आएगी, ठीक है, प्लस उसके बाद कौन आएगा, डेल्टा H आयनाइजेशन ऊर्जा आएगी, प्लस कौन आएगा, हाफ डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगी, ठीक है, प्लस उसके बाद कौन आएगा, डेल्टा H Eg इलेक्ट्रॉन गेन स्टैंडर्ड आएगी, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, डेल्टा H लैटिस आएगी। ये लो, तो ये जो पद है आप लोगों का, ये मुख्य अभिक्रिया का पद है भाई ना, ये वाला, ये मुख्य अभिक्रिया है आप लोगों की, ठीक है। तो इसमें हुआ एंथैल्पी परिवर्तन बाकी सभी पदों में हुए एंथैल्पी परिवर्तन के योग के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन सभी के क्या करना है, यहाँ पर मान रख देना है और फिर इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो सभी के मान रखते हैं अपन। देखो भाई, डेल्टा H F स्टैंडर्ड का मान कितना दिया हुआ है, 411.2 दिया हुआ है, माइनस के 411.2 बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा H सब्लिमेशन का मान कितना दिया हुआ है, प्लस के 108.4 दिया हुआ है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी कितनी दी हुई है, प्लस की 499.6 दी हुई है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी दी हुई है, 121 दी हुई है प्लस की, तो प्लस की 121 लिख दिया अपन ने यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे अपन, प्लस लगा के गेन एंथैल्पी कितनी है, तो अब देखो प्लस, तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। तो 348.6 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और ये डेल्टा H लैटिस का मान तो अपन को दिया हुआ है नहीं, तो इसकी जगह क्या लिख दो, डेल्टा H लैटिस ही रख दो। रख दिया भाई। अब देखो सारे मान अपन को पता है, बस डेल्टा H लैटिस का मान पता नहीं है, ठीक है ना। तो इसको यहीं पर रखो, बाकी सबको इस तरफ ले आओ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H स्टैंडर्ड लैटिस बराबर, बाकी सबको इधर लेके आओ, तो माइनस के 411.2 तो यहाँ पर था ही सही, ठीक है ना। ये प्लस वाला इधर आएगा तो कायम हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस के 108.4 हो जाएगा। ये भी प्लस वाला है, इधर आएगा तो कायम हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 499.6 माइनस का आएगा, ठीक है। अब देखो ये प्लस वाला है 121, तो ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 121 आएगा। ये माइनस वाला है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 348.6 आएगा। और ये तो यहाँ पर आ ही चुका है। अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है, तो लैटिस एनर्जी आपके पास आ जाएगी और वो होती है डेल्टा H स्टैंडर्ड लैटिस। ये जो एनर्जी आपके पास आ जाएगी वो आती है माइनस की 788 किलोजूल प्रति मोल, ठीक है भाई। तो ये है लैटिस एनर्जी। तो इस प्रकार से निकालते हैं भाई बोर्न-हेबर चक्र के द्वारा लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो ये जो बोर्न-हेबर चक्र से अपन लैटिस एनर्जी ज्ञात करेंगे, जालक एंथैल्पी ज्ञात करेंगे, किस प्रकार से करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग इसको समझ लेंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 मोल आयनिक ठोस को उसके गैसीय आयनों में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक एंथैल्पी कहते हैं। इसका मान निकाला जाता है किससे, बोर्न-हेबर चक्र के माध्यम से, जो हेस के नियम पर आधारित है। ये बोर्न-हेबर चक्र बनाना आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा भाई, है ना। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको बोर्न-हेबर चक्र बनाना नहीं पूछा जाएगा। बस आप लोगों से तो ये ऊपर वाली 2 लाइनें पूछी जाएगी कि जालक एंथैल्पी का मान किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। तो नाम ध्यान रखना बस, बोर्न-हेबर चक्र। ये यदि पूछ लिया जाए कि ये किस पर निर्भर करता है,
तो ये हेस के नियम पर आधारित है। तो बस ये 2 लाइनें आपको ध्यान रखनी है, इस चक्र को ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। बस आपको पता होना चाहिए कि ये बनता कैसे है, इसीलिए मैंने आप लोगों को उसको बनाकर यहाँ पर बता दिया है, ठीक है ना। तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, केवल ऊपर वाली 2 लाइनें आपको ध्यान रखनी है, परिभाषा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो किस प्रकार से निकालते हैं वो तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है, पर तरीका आपको याद करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब अपना आगे की तरफ और अगला परिभाषा को अपन यहाँ पर लेते हैं और अगली परिभाषा आती है अपनी आयनन एंथैल्पी, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट है 6th परिभाषा अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करेंगे अपन 7th के बारे में और वो होती है आयनन एंथैल्पी। देखो ध्यान से, अब 7th है आयनन एंथैल्पी। अब देखो आयनन एंथैल्पी तो आप लोग जानते हैं, किसी दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार के एक मोल को पूरी तरह से आयनों में बदलने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। यानी कोई भी एक दुर्बल अम्ल है, कोई भी एक दुर्बल क्षार है, उसके एक मोल पदार्थ को पूरी तरह से किसमें बदलना है, आयनों में बदलना है, तो जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे क्या बोला जाएगा, आयनन एंथैल्पी अपन कहते हैं, ठीक है ना। तो केवल परिभाषा ध्यान रखनी है, क्या याद रखेंगे, किसी दुर्बल अम्ल या किसी दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार के एक मोल को दुर्बल क्षार के एक मोल को पूरी तरह आयनों में परिवर्तित करने के लिए या करने पर परिवर्तित करने पर हुए एंथैल्पी परिवर्तन को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो ऐसे भी आप लोग आयनन एंथैल्पी की परिभाषा दे सकते हो। और लेसन 3 के अंदर भी अपन क्या पढ़े हैं, लेसन 3 के अंदर भी अपन ने आयनन एंथैल्पी पढ़ी है। तो वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को आयनन एंथैल्पी की परिभाषा बताई थी कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो ये भी अपन ने पढ़ी थी, पर यहाँ पर परिभाषा थोड़ी अलग है, तो उसको आप लोग ध्यान रख लें यहाँ पर, ठीक है। अब एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। तो कोई दुर्बल अम्ल ले लेते हैं, CH3COOH। ये है आपका एसिटिक अम्ल, नाम क्या है इसका, एसिटिक अम्ल है ना, सामान्य नाम होता है सिरका इसका, ठीक है। तो ये जो एसिटिक अम्ल होता है ये क्या है, एक दुर्बल अम्ल है, और इस दुर्बल अम्ल को पूरी तरह से क्या करना है, आयनों में तोड़ना है। अब ये आयन में कैसे टूटेगा, तो यहाँ पर बनेगा CH3COO- बनता है और साथ में H+ बनता है। तो ये आयनों में पूरी तरह से टूट गया है। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा ΔH आयोनाइजेशन एनर्जी इसको अपन कहेंगे ΔH स्टैंडर्ड आयोनाइजेशन, और ये होती है +2.09 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, ठीक है भाई। तो ये था अपना आज का सेशन। 2 प्रकार की एंथैल्पी अपन ने यहाँ पर पढ़ी है, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।